Okay, so today we'll be discussing financial statement analysis. We normally conduct or do financial statement analysis when we want to know the financial position or profitability position of a business. Okay, so actually analyzing financial statements involves evaluating three characteristics of a company: its liquidity, its profitability, and its solvency. Okay. Now, let me clear ke what are those financial statements which are analyzed. Okay. So those financial statements include income statement, statement of changes in equity, okay, and balance sheet, and cash flow. Actually, cash flow statement is not so much used in financial statement analysis because cash flow statement is prepared from the above statements. Okay. Yes, these are financial statements from which the data is taken and ratios are calculated in order to find out the liquidity position, profitability position, and solvency position of a business. So, what is liquidity? Liquidity is an ability of a company to meet its short-term needs. Okay, so simply we can say that it is the capability of a company to meet its short-term needs. अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी को देखें, कंपनी को या कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए जिनको हम कैश कहते हैं या हम उनको जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है वो कंपनी के लिए ऐसा है जैसे एज एन ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अगर लिक्विडिटी ना हो तो कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेटा बीच में अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो है आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप यूज करेंगे तो मेरे स्क्रीन में आपके नाम आ जाएंगे और फिर मैं आपको उसी नाम से जो है वो बुलाऊंगा और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इट इज द पोजीशन of a company to be in profit or to be in loss, ठीक है। तो ये हम प्रॉफिट। सॉल्वेंसी क्या है? व्हाट इज सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स डेट मींस लोन, ठीक है। मतलब कर्जे को जो है वो फेस करने की जो कैपेबिलिटी है या कर्जे को मीटअप करने की जो कैपेबिलिटी है हम उसको सॉल्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंसी इज नॉर्मली यूज फॉर लायबिलिटीज बिकॉज कंपनी का ये भी पता लगाना जरूरी है कि कंपनी जो है वो लायबिलिटी में है या जो है वो लायबिलिटी में नहीं है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। जब आप जाते हैं बैंक से लोन लेने, तो जब लोन लेने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं, भाई मुझे बिजनेस लोन चाहिए, मेरा बिजनेस है छोटा, सपोज करें जो है वो पोल्ट्री का बिजनेस है, ठीक है। तो पोल्ट्री के बिजनेस के लिए आप बैंक के पास जाते हैं कि भाई मुझे जो है आप मतलब 4-5 लाख जो है वो लोन दे दें और फिर मैं आपको जैसे आप इंस्टॉलमेंट बनाएंगे या बलून पेमेंट में आप कहेंगे तो उसमें पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक ये आपसे पूछती है कि भाई आप जो है वो अगर आप सपोज करें ये लोन लेना चाहते हैं तो पहले तो हमें दिखाएं कि आपके पास बिजनेस है भी या नहीं। तो वो फिर उनका एक बंदा होता है, वो फिर आपके साथ जो है वो लोकेशन विजिट करता है, उसके बाद
वेरीफाई करता है कि आपके पास बिजनेस है या नहीं है, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो भी देख लेता है कि सपोज करें अगर आपके पास जो है वो पोल्ट्री, और पोल्ट्री क्या है, आप अगर पोल्ट्री बिजनेस है तो पोल्ट्री बिजनेस में जो पोल्ट्री है वो इन्वेंट्री है आपकी, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो उसमें अगर दूसरे जो मिसाल मिसाल के तौर पर मशीनरी है और दूसरी चीजें जो हैं फर्नीचर वगैरह है, तो वो आपके एसेट्स हैं, वो सारे के सारे एसेट्स हैं। तो कंपनी, तो बैंक का जो बंदा होगा वो आपसे पहले पहले ये पूछेगा, उसको एसेसर कहते हैं या वैल्यूअर कहते हैं, ठीक है। तो वो बंदा पहले आपसे ये पूछेगा कि भाई मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे, अगर सपोज करें कि आपके पास 100 रुपये 100 रुपीज की एसेट्स हैं, 100 रुपीज की एसेट्स हैं, और आप जो है वो आप जो है वो सपोज करें कर्जा लेना चाहते हैं 30 रुपीज का, 30 रुपीज का कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले वो देखेंगे कि आपने एसेट्स में से कितनी जो है वो लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज में से एसेट्स परचेज किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, तो इसमें से क्लियर हो जाएगा आप। अगर सपोज करें एसेट्स आपके पास जो हैं वो 100 रुपीज के हैं, ठीक है, और लाइबिलिटीज जो हैं वो इक्वल टू 75 रुपीज है, या आप ये कह लें कि 70 रुपीज है, और कैपिटल जो है आपका इक्वल टू वो 30 रुपीज है, ठीक है। तो बैंक का जो बंदा होगा वो कहेगा कि भाई आप हमसे लोन लेना चाहते हैं कितना, 30 रुपीज का लोन लेना चाहते हैं, मतलब 30 मिलियन का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आप 30 मिलियन आप हमें पे बैक कहाँ से करेंगे, मतलब अगर कुछ भी ना हो, आप कुछ भी ना करें, ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है वो शट डाउन हो जाए, सब कुछ जो है वो बंद हो जाए, तो आपका कैपिटल शो कर रहा है तो कि भाई आपका कैपिटल जो है वो 30 रुपीज है, और लाइबिलिटीज आपके इतने बड़े हैं कि आप पहले तो उनको पे करेंगे, उसके बाद हमें पे करेंगे, तो आप कहाँ से पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो 30 रुपीज का लोन लेंगे ना, तो ये दे विल से सॉरी टू यू कि भाई हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपका कैपिटल ही 30 रुपीज का है। तो जो है वो थ्रेशोल्ड रखते हैं कि भाई अगर आप जो है वो 30 रुपीज का लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो 40 रुपीज या 45 रुपीज का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर 45 का कैपिटल होगा तो इसमें से कुछ जो है वो इधर उधर हो सकता है, और उसके बाद आपको लोन रिपे हो जाएगा, बैंक को लोन रिपे हो जाएगा। मगर आपके पास है ही कैपिटल 30 रुपीज का, तो 30 रुपीज का जो कैपिटल है वो तो ठीक है, इधर उधर हो सकता है, मतलब 30 में से वो 25 भी हो सकते हैं, और जो है वो उसके बाद आप बैंक को कैसे पे करेंगे। तो बैंक्स मस्ट वेरीफाई the financial statements of a company or a business before issuing them a loan, ठीक है। ओके, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें भाई। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम यस असद अली जी बेटा। सर इसमें जो लोन है, लोन वाली जो पॉइंट आपने बताई है, थ्रेशोल्ड निकल दी है, वो थोड़ा फिर से समझाएं। जी जी जी, इसको क्लियर करो बेटा, आपका क्वेश्चन क्या था। जी सर, अभी इसमें जो है एसेट और फॉर एग्जांपल एसेट है 100 रुपीज का, लाइबिलिटी है 70 रुपीज की, और ठीक है, उसके अलावा कैपिटल है 30 रुपीज का। थ्रेशोल्ड कैसे निकाल दें, और इसकी जो थ्रेशोल्ड जो है लोन की जो आपने बताई हाँ, थी। थ्रेशोल्ड जो है ना, थ्रेशोल्ड हम कहते हैं कि भाई कि एडिशनल आपका जो क्या कहते हैं कि भाई सेफ्टी, मतलब लोन आप 30 मिलियन का लेना चाहते हैं और कैपिटल भी आपका जो है वो 30 रुपीज का है। अब इस पे तो वो लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये जो लाइबिलिटीज है ना वो 70 रुपीज के हैं। अब लाइबिलिटीज अगर 70 रुपीज के हैं तो पहले तो आप उनको पे करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस बैंक को पे करेंगे जिससे आप 30 रुपीज का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप
लोन लेंगे 30 रुपीज का, तो पे कहाँ से करेंगे? तो वो देखते हैं कि आपके कैपिटल में, कैपिटल जो है आपका वो कितना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेट वर्थ। नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। भाई आपका नेट वर्थ क्या है, ठीक है, नेट वर्थ क्या है, मतलब अगर आप सब कुछ जो है वो लायबिलिटीज को पे करके लास्ट में आपके पास बचता क्या है, ठीक है, उसको तो कहते हैं नेटवर्थ। अगर नेटवर्थ आपका जो है वो लोन अमाउंट से ज्यादा है तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू द लोन, अगर नहीं है तो वो नहीं दे सकते, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भाई नेटवर्थ वो चेक करते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी है। कंपैरेटिव का मकसद है कि कंपनी को, एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना, या एक कंपनी को उसके अपने ही डिफरेंट ईयर से कंपेयर करना, या एक कंपनी को पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर करना, ठीक है। अब सपोज करें कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का नाम जो है सपोज करें वो मिसाल के तौर पर एबीसी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड में अगर हम इंट्रा कंपनी बेसिस कंपैरिजन करें तो इंट्रा कंपनी क्या होगा? इंट्रा कंपनी होगा भाई ईयर 2019 को ईयर 2020 से कंपेयर करें, ठीक है। मतलब एक ही कंपनी, उस कंपनी के 2 या 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं और कंपेयर करें कि आप जो है वो 2019 के हिसाब से 2020 में प्रॉफिट में गए हैं या नहीं गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। इंट्रा कंपनी मतलब विद इन कंपनी, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास जो नंबर 2 है वो है इंटर कंपनी। इंटर कंपनी, अब ये सपोज करें ये एबीसी लिमिटेड जो है वो टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी। अब इस टेक्सटाइल कंपनी को आप जो है वो दूसरे कंपनी जो जो XYZ है, ठीक है, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इंटर कंपनी में एबीसी के जो 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो XYZ के 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटर कंपनी, ठीक है। और नंबर तीसरा जो है, जो नंबर 3 है वो ये है कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री एवरेजेस, मतलब एवरेज ऑफ ऑल कंपनीज इन वन इंडस्ट्री, ऑल कंपनीज इन वन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री और कंपनी में क्या डिफरेंस है? कंपनी एक सिंगल फर्म है, ठीक है, उसके उसकी अपनी एक फैक्ट्री होती है और उसके ऑपरेशंस होते हैं। इंडस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर कंपनीज और सिमिलर फर्म्स। सेम प्रोडक्ट, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई नाम हैं, जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो काफी हमारे पास जैसे फैब्रिक बनाते हैं, गुल अहमद है, अल करम है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट जे डॉट है, तो डिफरेंट इसकी ब्रांड्स हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं।
अगर हम सीमेंट कंपनी की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में कौन से आ रहे हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में दादा भाई सीमेंट है, लकी सीमेंट है, ठट्टा सीमेंट है, ठीक है, दिल पाक सीमेंट है। दीवान सीमेंट है इसमें। तो डिफरेंट दीवान सीमेंट, तो डिफरेंट जो है वो इसमें इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज आ रहे हैं। इंडस्ट्री जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन है। तो सपोज करें जब आप इंडस्ट्री एवरेजेस को कंपैरिजन बना रहे हैं तो इसका मकसद ये होगा कि एक कंपनी को आप उठाएंगे, कोई भी एक कंपनी होगी, जैसे दीवान सीमेंट है या मिसाल के तौर पर लकी सीमेंट है, तो लकी सीमेंट के 2019 के की जो भी डेटा होगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी डेटा है, उनको आप दूसरे सारे जितने भी कंपनीज उसमें आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जितने भी, उनके एवरेज से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो डिफरेंट कंपनीज का जो इंडस्ट्री प्रॉफिट है सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट का प्रॉफिट जो है वो 2019 के लिए वो सपोज करें 2 बिलियन हुआ था, 2 बिलियन, ठीक है। तो हम अगर एबीसी लिमिटेड सपोज करें, ये एबीसी लिमिटेड या आप कहें कि लकी सीमेंट, तो लकी सीमेंट जो है इसका अगर प्रॉफिट आया है 0.8 बिलियन, तो अब इसको कंपेयर करेंगे कि भाई ये 0.8 बिलियन जो आया है इसका, वो इंडस्ट्री प्रॉफिट से कितना डिफर कर रहा है, इंडस्ट्री प्रॉफिट से कितना वो चेंज है, ठीक है। तो उसको मतलब इंडस्ट्री में वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो 3 टाइप्स के कंपैरिजन है। अब हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपैरिजन ये करते हैं। ये तो मैंने मतलब एक ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद आप जो है इसमें ये पढ़ेंगे कि भाई आप इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इंट्रा कंपनी में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटर कंपनी में आप कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। ओके, दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स हैं, ठीक है। ये तो जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं ये वाला इस स्लाइड में, ये टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस हैं, किस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इस कंपैरिजन को करने के लिए आपको टूल्स क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है। 3 एनालिसिस हम यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस क्या है और रेशियो एनालिसिस क्या है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब आप जो है वो किसी भी कंपनी के एक साल का जो डेटा है उसको दूसरे साल से आप कंपेयर कर रहे होते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में आप एक ही साल में जो है वो आप मतलब जो नेट सपोज करें अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स का कितना परसेंटेज जो है वो दूसरे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट है। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एसेट्स के कितने परसेंटेज जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस है जिसमें हम रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अब इसका फार्मूला क्या है, चेंज सिंस बेस पीरियड इक्वल टू करंट ईयर अमाउंट, ठीक है, माइनस बेस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट, ठीक है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि अगर सपोज करें एक कंपनी है, एनी कंपनी इन कारपोरेशन, ठीक है, assumed net sales for the year ended December 31, ठीक है, इन मिलियंस। अब 99 से लेके 2003 तक जितने भी प्रॉफिट्स थे, ठीक है, उन प्रॉफिट्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप जो है वो एक ही कंपनी का
एक ही कंपनी के डिफरेंट ईयर्स ले रहे हैं, और उसमें आप जो है वो जैसे 1999 है तो उसमें आप जो है देखें कि 100% लिखा हुआ है, तो इन्होंने 1999 को बेस ईयर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये जो है 1999 ये वाला, इसको जो है वो इन्होंने बेस ईयर कंसीडर किया हुआ है। बेस ईयर मतलब कंपैरिजन वो कर रहे हैं 1999 से लेके 2003 तक। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ये होगा कि करंट ईयर अमाउंट जो है वो हमारा, सपोज करें अगर हम 2000 इस 2000 को इस 1999 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फार्मूला में यूज करेंगे कि चेंज कितना आया है। तो हम क्या करेंगे, चेंज सिंस बेस पीरियड इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, क्योंकि चेंज हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे इक्वल टू करंट ईयर अमाउंट। करंट ईयर अमाउंट हमारा 2000 का जो है वो है 5786.6। ठीक है, इससे माइनस करेंगे 5181.4, जो हमारा क्या है, हमारा जो है वो 1999 बेस ईयर का अमाउंट है। जो भी बेस ईयर लेना चाहें आप ले सकते हैं। इनको डिवाइड करेंगे बेस ईयर अमाउंट से। ठीक है, बेस ईयर अमाउंट जो है वो 5181.4। ठीक है, तो जब भी आप चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो ये याद रख लें, चेंज अगर कहीं भी आपको चेंज फाइंड आउट करना हो तो चेंज के लिए आप हमेशा ये शॉर्टकट याद रखें। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0, ये फार्मूला याद रखें। तो फिर फिगर्स कोई भी हो सकते हैं, मगर फार्मूला यही होगा। चेंज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमेशा कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट ले लें, उसमें फार्मूला ये होगा, P1 मतलब करंट अमाउंट, P0 मतलब जो प्रीवियस अमाउंट था, डिवाइडेड बाय P0 मतलब प्रीवियस अमाउंट। तो करंट ईयर का अमाउंट हमने लिखा यहाँ 5786, और उसके अलावा हमने जो है वो हमने जो है यहाँ ओके, तो यहाँ देखें कि हमने 5086.6 माइनस 5100, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, वो देखिए कितना आ रहा है, 5786.6 माइनस 5181.4 डिवाइडेड बाय 5181.4, तो कितना आ रहा है, ओके। तो आंसर जो आ रहा है वो 112% आ रहा है, 112% आ रहा है। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें कि ये अमाउंट जो है वो 112% लिखा आ रहा है। ओके, उसके बाद बेटा 2001 में भी इसी तरीके से, 2001 में हम कंपेयर करेंगे, जो 6190 है उसको कंपेयर करेंगे हम 5181 से। अब बेस ईयर आप कोई भी उठा सकते हैं, आप बेस ईयर को परमानेंट भी कर सकते हैं, आप बेस ईयर को वेरिएबल भी कर सकते हैं। अगर 2001 में आप बेस ईयर 2000 को कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ओके। Vertical analysis expresses each item in a financial statement as a percentage of a base amount. ठीक है,
कि भाई हर आइटम को जो है वो हम हर आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस अमाउंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। Express each item in a financial statement is a percentage of a base amount. Total assets are net sales. अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम बेस अमाउंट जो है वो टोटल एसेट्स को लेते हैं, और अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ बेस अमाउंट जो है हम नेट सेल्स को लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनीज हैं उनके कंडेंस्ड बैलेंस शीट हमने लिखे हैं पार्शल, ठीक है। दिसंबर 31 2001 में अमाउंट कितना था और 2002 में कितना था ये हमने लिखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो टोटल एसेट्स होंगे ना उसको हम नॉर्मली क्या लेंगे, उसको हम लेंगे बेस अमाउंट, ठीक है, बेस अमाउंट लेंगे। अब बेस अमाउंट में मिसाल के तौर पर ये 5051.5 है। अब अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है कि भाई करंट एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स 1496.5 ये वाला जो अमाउंट है ये अमाउंट टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज बन रहा है, तो इसके लिए छोटा सा फार्मूला है कि भाई आप जो है वो सिंपली क्या करेंगे, इसको आप सिंपली इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, करंट एसेट्स को टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे ये देखें कि अगर हम इस चीज़ की बात करें 2002 की बात करें, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं 2002 का, तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम करेंगे चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे सपोज करें 1496.5 डिवाइडेड बाय 5051.5, ठीक है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करें, इनको आप इनको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 100 के साथ, तो आंसर आपको मिलेगा 29.6%। तो इसी तरीके से आप जो है वो हर अमाउंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है बेटा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ओके, चलो आगे चलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस के बाद रेशियो एनालिसिस में जो रेशियो एनालिसिस है ये एक्चुअली आपका जो है वो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। वैसे दूसरे जो है आपके पास जो एनालिसिस हैं जैसे वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है वो भी काम के हैं, मगर रेशियो एनालिसिस जो है वो दीज आर द मेन मेजर टूल टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। रेशियोज में हम करते क्या है, हम सिंपली उसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, मेजर्स short term ability of the enterprise to pay its maturing obligations and to meet unexpected needs for cash। सिंपली ये है कि भाई इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स। जैसे कैश जो है वो कहाँ से आना चाहिए, बिजनेस के जो डेली ऑपरेशंस हैं वो कहाँ से चलने चाहिए, इनको हम कहते हैं लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इट मेजर्स द इनकम और ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं वो क्या करते हैं कि इनकम और ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज को मेजर करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या हैं, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू सर्वाइव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये अगर अपने कर्जे वगैरह चुका सकते हैं, कर्जे दे सकते हैं, तो इनको हम सॉल्वेंसी, उस कंपनी की एबिलिटी को हम सॉल्वेंसी कहेंगे।
लिक्विडिटी रेशियोज कौन से हैं हमारे पास? लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं वो ये लिक्विडिटी रेशियोज हैं। करंट रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो है, कैश करंट डेट कवरेज रेशियो है, रिसीवेबल्स टर्नओवर है, कलेक्शन पीरियड है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, डे सेल्स इन इन्वेंट्री, ये सारे के सारे जो है वो लिक्विडिटी रेशियोज हैं। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, मतलब किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी जो है उसको हम करंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट रेशियो जो है वो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे टेस्ट रेशियो का भी जो प्रॉब्लम इसी तरीके से है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कोई एग्जाम्पल नहीं है, अगर एग्जाम्पल नहीं है तो हम एग्जाम्पल जो दूसरी जगह से उठाएंगे। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल इसमें नहीं है तो एग्जाम्पल जो है हम दूसरा हमारे पास चैप्टर है वहीं से उठाते हैं। ओके, तो रेशियो ये हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए कि ये जो रेशियो है current ratio is actually this ratio measures the short term debt paying ability of the company। ठीक है, तो ये कंपनी जो देखें करंट एसेट्स, किसी का पर्टिकुलर कंपनी के पास करंट एसेट्स जो है वो 65,000 के हैं और लायबिलिटीज जो है वो 42,000 के हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.55:1। मतलब ये मतलब ये कि कंपनी के पास अगर $42,000 जो है वो करंट लायबिलिटीज हैं तो करंट एसेट्स इससे ज्यादा हैं। ठीक है, इट मींस के कंपनी के पास अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं अवेलेबल। ठीक है, इसका सिंपली मकसद ये होगा कि ये जो 1.55 है ना, ये 1.55 ये कैलकुलेट करना इजी होता है। ठीक है, रेशियोज में हमेशा एक चीज याद रखें कि रेशियोज में हमेशा जो आपके पास कैलकुलेशन है वो इजी है। असल बात क्या है? असल बात है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब आप उस चीज को समझते कैसे हैं। तो अब ये जो हमें करंट रेशियो मिला है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1.55 व्हिच मींस। ठीक है, अब इसको जो है हम लिखेंगे कि भाई व्हिच मींस के दैट फॉर एवरी $1 for every $1 current liability the company has $1.55 in current assets। मतलब ये कह लें कि कंपनी के पास जो है वो मतलब कंपनी के पास अगर ₹1 जो है वो लायबिलिटी है ना, तो उसी की जगह पे कंपनी के पास करंट एसेट जो है वो ₹1.55 अवेलेबल हैं। इसका मकसद ये हुआ कि ये इस कंपनी का जो करंट रेशियो है ना वो अच्छा है, मतलब दिस कंपनी इज इन बेटर पोजीशन, क्योंकि उसके पास जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीटअप करने के लिए करंट एसेट्स ज्यादा हैं। अगर ₹1 कर्जा है तो उसकी जगह पे हमारे पास उस कंपनी के पास 1.55 रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा पड़े हुए हैं।
तो इसका मकसद ये यही होता है, ठीक है। तो द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1.55 व्हिच मींस दैट फॉर एवरी $1 करंट लायबिलिटी द कंपनी हैज $1.55 इन करंट एसेट्स। इसका मकसद ये है कि कंपनी का जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना करंट रेशियो वाली, वो बिल्कुल ठीक है और कंपनी इजीली अपने करंट लायबिलिटीज को मीट अप कर सकती है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले बेटा। ओके, चलते हैं आगे। क्विक रेशियो क्या है? व्हाट इज क्विक रेशियो? तो क्विक रेशियो जो है वो क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स हम क्यों यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं? मतलब करंट रेशियो और क्विक रेशियो में डिफरेंस क्या है? करंट रेशियो में करंट एसेट्स सारे के सारे आ रहे हैं। अब करंट एसेट्स कौन से हैं आपके पास? करंट एसेट्स जो हैं वो आपके पास कौन से हैं? एक तो है आपका कैश, और दूसरा क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तीसरा क्या है? इन्वेंट्री, चौथा क्या है? चौथा क्या है आपके पास जो है वो प्रीपेड आइटम्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, प्रीपेड आइटम, ये सारे के सारे जो हैं आपके करंट एसेट्स हैं। अब इसमें से क्विक एसेट्स कौन से हैं? क्विक एसेट्स जो हैं वो ये हैं तीन। ये तीन के करंट एसेट्स जो हैं वो कौन से हैं? एक कैश है, दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। वो भी समझें कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो इतने लिक्विड होते हैं जितना कैश होता है, ठीक है। और तीसरा है जो वो है अकाउंट्स रिसीवेबल, और उसके बाद जो है वो प्रीपेड सॉरी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, और दूसरा जो है वो प्रीपेड आइटम्स। ये पांच होते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन हैं कैश, मार्केटेबल और अकाउंट रिसीवेबल, ये वाले, इनको कहा जाता है क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स क्यों कहा जाता है इसका भी रीजन है ये, ठीक है। कैन एनीवन टेल के क्यों इनको जो है वो क्विक एसेट्स कहा जाता है? यस एनीवन? क्विक एसेट्स जो है हम इनको क्विक एसेट्स क्यों कहते हैं? ये तीन जो है वो क्विक एसेट्स क्यों होते हैं? क्विक एसेट्स बेटा इसलिए होते हैं कि ये जो तीन है ना, ये तीन करंट एसेट्स हैं वो जल्दी मार्केट में लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कैश, अब कैश आपके पास अवेलेबल है तो कैश से आप कोई भी चीज ऑन दी स्पॉट ले सकते हैं, ऑन दी स्पॉट कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है जैसे प्राइस बॉन्ड वगैरह या चेक हो, बैंक का जो चेक है, ठीक है, तो वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। मतलब आप जो है वो मार्केट में जाएंगे और उन चीज़ों को आप जो है वो सेल आउट करेंगे तो इजीली वो जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। और तीसरा अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल को क्विक एसेट्स में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपका पैसा कस्टमर के पास होता है, कस्टमर को आप उधार देते हैं, तो कस्टमर के पास जो पैसा अवेलेबल होता है वो समझें कि आपका ही पैसा है और मतलब जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी कस्टमर को जब उधार देते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन के लिए देते हैं या 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए देते हैं, तो वो समझे वो भी आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। मगर इन्वेंट्री और प्रीपेड आइटम्स जो है ना ये कोई कैसेट्स में इंक्लूड नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री को टाइम लगता है सेल आउट होने में। जैसे अगर आप सपोज करें बुक शॉप है, तो बुक शॉप में जो है वो आपके पास बुक्स जो हैं वो इन्वेंट्री है,
तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप बुक्स को इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इमीडिएटली जो है वो आप सेल नहीं कर सकते, इसलिए इन चीज़ों को जो है हम देखेंगे कि भाई ये जो चीज़ है, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और आपके अकाउंट रिसीवेबल, ये तीन चीज़ें जो है वो क्विक एसेट्स हैं। तो दिस रेशियो इज लाइक द करंट रेशियो बट एक्सक्लूड्स करंट एसेट्स सच एज इन्वेंटरीज दैट मे बी डिफिकल्ट टू क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। तो समझ गए बेटा, तो क्विक रेशियो जो है वो क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब फार्मूला देखें कि क्विक रेशियो हमारे पास ये है, और क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स हैं और क्विक एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा कहाँ से उठाया गया है, 50,000 और 42,000, ये डेटा इस यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, बैलेंस शीट जो है वो, ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास कैश है 30,000 का, और अकाउंट रिसीवेबल नेट जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इन्वेंट्री है हमारे पास, ठीक है। तो जो है हम यहाँ जो लेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल जो नेट है वो हम यहाँ अमाउंट जो लेंगे वो 20,000 का लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ ईयर का जो है अमाउंट लिया जाता है। ओके, कैन एनीवन टेल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर अकाउंट रिसीवेबल और एंड ऑफ द ईयर अकाउंट रिसीवेबल में कौन सा डिफरेंस है? ये 20,000 और ये 70,000, ये दो अमाउंट क्यों लिखे गए हैं और इसका मकसद क्या होता है? यस बेटा। ओके, तो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ ईयर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, वो बिगिनिंग ऑफ ईयर का मकसद होता है कि जो शुरू में, साल के शुरू में 17,000 थे, मतलब ये प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस है, और एंड ऑफ ईयर मतलब इस साल के एंड पे 20,000 हुए, मतलब 3,000 जो है वो हमारे रिसीवेबल्स बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो जब फार्मूला यूज करेंगे तो यही वाला अमाउंट लेंगे। ओके, करंट क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो रेशियो हमारे पास 1.19 का है। इसका मकसद ये है कि 1.19 का मकसद ये है कि फॉर एवरी $1 करंट लायबिलिटीज वी हैव $1.19 एज क्विक एसेट्स, ठीक है। डेट रेशियो क्या है? व्हाट इज डेट रेशियो? अ मेजर ऑफ क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म रिस्क, ठीक है, कि क्रेडिटर का जो लॉन्ग टर्म रिस्क है उसको मेजर किया जाता है। The smaller the percentage of assets, the smaller the percentage of assets that are financed by debt, the smaller the risk for creditors, ठीक है। अगर एसेट्स जो है वो कर्जे से कम फाइनेंस होंगे तो क्रेडिटर्स के लिए रिस्क जो होगा वो कम होगा। जैसे सपोज करें, मैंने बताया था आपको कि अगर 100 रुपीज थे हमारे पास, 100 रुपीज थे, ठीक है, और 100 रुपीज में से एसेट्स हमारे पास थे 100 रुपीज की, और उसमें से लाइबिलिटीज जो थी वो थी हमारे पास 70 रुपीज की, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है तो कोई भी बैंक जो है ना वो कर्जा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई आपके पास, आप पहले से ही कर्जे में डूबे पड़े हुए हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो आपको जो है वो लोन दे दें, ठीक है। तो क्योंकि आप लाइबिलिटीज में पहले ही जो है वो स्टक हुए हैं, तो इसका मकसद ये है कि 100 रुपीज एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज से ज़्यादा फाइनेंस हुए हैं बनिस्बत कैपिटल से, ठीक है। तो डेट रेशो हमेशा क्रेडिटर के लिए जो है वो एक बड़ा मतलब टूल होता है। क्रेडिटर मकसद कि अ पर्सन आर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स यू लोन, कोई भी इदारा या कोई भी बंदा जो आपको लोन दे दे। अब बैंक के पास जाएंगे तो अगर वो डेट रेशो देखेगा कि भाई डेट रेशो जो 70% है,
तो फिर तो वो देगा ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आपके पे आप जो है वो पहले ही 70% कर्जे में जो है वो डूबे पड़े हुए हैं, तो हम आपको कैसे कर्जा दे दें, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं डेट रेशो। डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बेटा क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यस सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमने कहा कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो भी क्विक एसेट्स में जी जो काउंट का। सर अगर हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो हमने एक ईयर के लिए दिए हैं किसी को, और वो हमें या तो डायरेक्ट ईयर के एंड पर देगा या तो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो ठीक फिर है। क्या फिर भी हम इन्हें क्विक एसेट्स में काउंट करेंगे या फिर कोई और इसके लिए यूज होगा टर्म? देखिए, अगर इंस्टॉलमेंट में भी दे रहा है ना तो वो भी अकाउंट्स रिसीवेबल में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखें, अकाउंट्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म होता है। अगर इंस्टॉलमेंट में अगर आपको कोई कोई आपका कोई इदारा है जो लोन दे रहा है, सपोज करिए किसी को आप लोन दे रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है इन्वेंट्री देना, उधार पे इन्वेंट्री देना, जैसे सामान देना, और दूसरा होता है लोन देना। अब लोन वाला जो सेक्शन है ना, वो आपको अकाउंट आपके अकाउंट रिसीवेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो देखें, वो आपका फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब ये है कि आप जो है किसी को कर्जा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, तो आप जो है वो नॉर्मली जो भी देंगे ना, आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसमें जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल में वो चीज़ें आती हैं सिर्फ जो करंट पीरियड के हवाले से हों, ठीक है। अगर आप किसी ओके सर। कस्टमर को उधार देते हैं, मतलब उधार पे सामान देते हैं, तो वो आप मैक्सिमम आप किसी भी शॉप के पास जाएं तो मैक्सिमम आपको एक मंथ देगा कि भाई एक महीने में मुझे पेमेंट करें, ठीक है। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल क्विक एसेट्स में इसलिए आ रहे हैं। पहले तो कैश आ रहा है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं, तो वो इंक्लूड करेंगे। जी बेटा। ओके, और कोई क्वेश्चन हो? डेट रेशो आपने समझ लिया कि डेट रेशो जो है वो क्रेडिटर के लिए एक बड़ा टूल होता है। क्रेडिटर मतलब वो बंदा जो आपको लोन दे, ठीक है, एक बड़ा टूल होता है। अब सपोज करें एक कंपनी है जिसकी लाइबिलिटीज जो है वो $103,917 हैं, डिवाइडेड बाय एसेट्स जो है वो $346,390 हैं, ठीक है। तो मकसद ये कि यहाँ देखें कि लाइबिलिटीज कितना परसेंट है, 30%। मकसद ये कि कंपनी जो है वो मतलब 50% भी कर्जे में नहीं है, 30% कर्जे में है। तो ये क्रेडिटर के लिए आसान होगा, इस कंपनी के लिए, कि भाई ये कंपनी किसी भी बैंक से जाके उधार ले सकती है, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज 70% होते, 50% से ज्यादा जब भी लाइबिलिटीज बढ़ते हैं ना, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो डेंजर जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो 30% जो है वो मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है, डेट रेशियो में मकसद, इसका मकसद ये है कि जो टोटल एसेट्स है ना, उस वो तकरीबन 30% लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए हैं। बाकी 30% लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए का मकसद होता है कि भाई आपके जितने भी एसेट्स आए ना, आपने 30% उधार लेके वो एसेट्स लिए हैं, बाकी 70% जो है वो आपका अपना पैसा था, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू अगर लाइबिलिटीज आपका कम है। यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। यूजेस कौन से हैं और लिमिटेशंस कौन से हैं? यूजेस ये हैं कि रेशियोज हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स, ठीक है। रेशियोज हमेशा यूजर्स को जो है वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। रेशियोज प्रोवाइड फॉर क्विक कंपैरिजन ऑफ कंपनीज, ठीक है। रेशियोज जो है वो कंपनीज को क्विक कंपैरिजन के लिए क्विक कंपैरिजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है? मैनेजमेंट में एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस मियरली टू इंप्रूव द रेशियोज, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट जो है वो रेशियोज को इंप्रूव करने के लिए ट्रांजैक्शंस में दखल अंदाजी कर सकते हैं। रेशियोज डू नॉट हेल्प विद एनालिसिस ऑफ द कंपनीज प्रोग्रेस टुवर्ड्स नॉन फाइनेंशियल गोल्स। जो नॉन फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको ये अकम्प्लिश करने में हेल्प आउट नहीं करता, ठीक है। जैसे ब्रांड इमेज वगैरह, गुडविल है, तो ये चीजें जो है वो रेशियो से कैलकुलेट नहीं होती।
तो दूसरे जो हमारे पास जो रेशियोज हैं जिनको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहते हैं, तो वो कहाँ से कैलकुलेट होते हैं? वो इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट सिंगल स्टेप भी हो सकता है, मल्टी स्टेप भी हो सकता है। अब मल्टी स्टेप जो है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से मल्टी स्टेप हम बनाते हैं। ये एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। आपने तो देखा होगा सिंपल इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है नॉर्मली, कि आप जो है वो क्या करते हैं, यहाँ इनकम लिखा आपने, सपोज करें रेवेन्यू लिखा आपने, आपने फिर जो है वो एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है, और एक्सपेंसेस में आपने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे आपने, ऑपरेटिंग, ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लिखे आपने, ठीक है, उसके बाद आपको जो है अर्निंग बिफोर टैक्सेस मिला, फिर आपने टैक्सेस माइनस किए, और लास्ट में आपको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या नेट प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इनकम स्टेटमेंट होता है जिसको हम सिंगल स्टेप कहते हैं। अब इसमें इनमें अंदर स्टेप्स होते हैं रेवेन्यू में, जैसे कुछ कैश सेल्स होते हैं, कुछ नेट सेल्स होते हैं। नेट सेल्स का मकसद होता है कि सेल्स के बाद जो आप डिस्काउंट देते हैं या जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो माइनस करके जो बाकी आपके पास बचता है वो नेट सेल्स होता है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट ये है जो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, उसमें क्या है कि भाई प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, इन स्टेटमेंट का नाम आना चाहिए, उसके बाद डेट या ईयर आना चाहिए। ठीक है, और सेक्शंस हैं, ग्रास मार्जिन सेक्शन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेक्शन है, उसके अलावा जो है वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेल्स नेट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तो इसी ये स्टेप्स हम करते जाते हैं। लास्ट में हमें नेट इनकम जो मिला है वो 1,28,387 का मिला है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में क्या होता है, सिंगल स्टेप में बस ये चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर हेडिंग हो, रेवेन्यू एंड गेन्स लिखा होना चाहिए और एक्सपेंसेस एंड लॉस होना चाहिए। मल्टी स्टेप में ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। ओके, Norton use this information to calculate the profitability ratios for Norton Corporation. Number of common shares outstanding all of 2003, ठीक है, तो वो 27,400 है, नेट इनकम 53,000 है। ठीक है, तो उसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,80,000 और एंड ऑफ ईयर 2,34,000। रेवेन्यूज जो है वो 494,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 140,000। टोटल एसेट्स बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड ऑफ ईयर इतने हुए। ठीक है, अब करना क्या है हमें, जैसे ये रेशियोज हैं, हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA, ये क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स। दिस रेशियो इज जनरली कंसीडर्ड द बेस्ट ओवरऑल मेजर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का बेस्ट मेजर होता है ये। इसमें ये पता लगता है कि आपने अपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया है। ठीक है, आपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो ये जो है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये है कि भाई ऑपरेटिंग इनकम जो है आपका $53,690 है ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास अवेलेबल है यहाँ। ऑपरेटिंग इनकम जो है यहाँ 53,690 अवेलेबल है, ये देखें नेट इनकम। ओके, उसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज टोटल एसेट से। ठीक है, एवरेज टोटल एसेट जो है वो 3 लाख प्लस
$3,46,390। ये एवरेज टोटल एसेट्स इसलिए लिखे गए हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले और एंड ऑफ द ईयर वाले एसेट्स हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, मतलब इसलिए क्योंकि ये एवरेज निकालना है हमें। तो हमें फाइंड आउट, हमें जो ROA मिलेगा वो मिलेगा 16.61%। ठीक है, तो ये जो 16.61% है, इसका मकसद ये है कि आप जो है अपने एसेट्स में से 16% जो है आप एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, 16% जो है या 17% जो है आप उन एसेट्स में से जो है वो रिटर्न गेन कर रहे हैं। सपोज करें अगर आप जो है कहीं प्रॉपर्टी में जो है 5 लाख लगाते हैं, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद आपको जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो आपको मजीद मिलता है उसमें। तो जो रिटर्न ऑन एसेट होगा ना, वो आपका होगा 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 लाख से, जो भी परसेंटेज होगा, मतलब 20%, वो 20% जो होगा वो आपका रिटर्न ऑन एसेट होगा। तो जो रिटर्न ऑन एसेट होता है ना, वो मतलब आपके एसेट्स में से कितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये 16.61% का मकसद ये है कि आपने अपने एसेट्स को इस तरीके से यूटिलाइज किया जो आप उनमें से 17% जो है वो रिटर्न गेन कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? दिस मेजर इंडिकेट्स हाउ वेल द कंपनी इम्प्लॉयड द ओनर्स इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। ठीक है, तो ये है कि भाई इसमें ये पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से जो है वो अपने ओनर की इन्वेस्टमेंट को यूज कर रही है। दिस मेजर इंडिकेट्स हाउ वेल द कंपनी इम्प्लॉयड द ओनर्स इन्वेस्टमेंट्स टू अर्न इनकम। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 53,690 है, डिवाइड करेंगे उसको एवरेज टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। मतलब एवरेज का मकसद होता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर दोनों को आप जो है वो प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 25.91%। इसमें क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ लें। ओके, तो चलते हैं आगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से हैं? एनुअल एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, कैन बी ऑडिटेड और अनऑडिटेड। ऑडिटेड का मकसद होता है कि ऑडिट हुए, ठीक है, मतलब ऑडिट उन्होंने कर दिए हैं, ऑडिटेड। और अनऑडिटेड मतलब ऑडिट अभी तक नहीं हुई इनकी। दूसरा होता है रिपोर्ट्स फाइल्ड विद SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बाय पब्लिकली ओन्ड कंपनीज। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो SECP के पास जमा करवाते हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट्स। दूसरा इंटरनेट एंड अदर फ्री सोर्सेज, आप वहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मकसद ये कि ये जो रेशोज हैं ये सारे के सारे रेशोज जो हैं वो यूज होते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कंपनी की जो आपके पास सॉल्वेंसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ जो चीज़ें इस स्लाइड्स में नहीं थी वो देखते हैं कि कौन सी चीजें। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स पता है आपको। इंटरनल यूजर्स जो हैं वो रेशियो यूज करते हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज करते हैं। तो ये मैनेजर्स हैं और ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और इंटरनल ऑडिटर्स भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं? मतलब कंपनी से बाहर जो लोग हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। शेयर होल्डर है, लेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, आप जो है देखें, कंपनी की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मतलब आप एक कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो रेशियो यूज करें। अब मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि सर के बी शाह ने एक चीज बताई थी कि जो दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, ठीक है,
उसका जो मालिक है वो है वॉरेन बफेट। इसको आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, वॉरेन बफेट, ठीक है। ये ओनर है, सीईओ है बड़े से बड़ी कंपनी दुनिया में, जिसका स्टॉक जो है, एक स्टॉक तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में मिल रहा है। एक स्टॉक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में मिल रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये वॉरेन बफेट जो है ना, ये सिंपली रेशियोज यूज करता है, uses ratios to find out the overall financial position of his own company. तो इसकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपके पास मेरे ख्याल से बर्कशायर इस तरीके से कोई नाम है, ठीक है, तो आप वो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये कि वॉरेन बफेट जो है वो भी रेशियो ही यूज करता है। नॉर्मली जो दूसरे जो कंपनी के सीईओज है ना, वो मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह यूज करते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ये वॉरेन बफेट जो है वो सिंपली रेशियोज यूज करता है, और उसमें जो है वो अपनी रेशियोज कैलकुलेट करके और फिर अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो देख लेते हैं। ओके, पर्पस ऑफ एनालिसिस, ग्रोथ इन सेल्स, रिटर्न टू स्टॉक होल्डर्स, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन फॉर एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एनालिसिस के लिए डिजाइंड होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं, क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड। क्लासिफाइड का मकसद होता है आइटम्स विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे अगर करंट एसेट्स हैं तो वो करंट एसेट्स में अलग अलग करंट एसेट्स लिखे होंगे। उसके अलावा आपके पास जो अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो वो अलग कैटेगरीज में लिखे होंगे। इसको क्लासिफाइड कहा जाता है। तो रिजल्ट्स इन स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंगफुल सब टोटल्स, ठीक है। कंपैरेटिव क्या है, अमाउंट्स फ्रॉम सेवरल ईयर्स अपीयर साइड बाय साइड, हेल्प्स आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड ट्रेंड्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट ईयर्स के जो है वो एक ही बैलेंस शीट, एक ही इनकम स्टेटमेंट साइड बाय साइड दिए हुए होते हैं। कंसोलिडेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर द पेरेंट एंड सब्सिडियरी आर प्रेजेंटेड। सपोज करें अगर यूनिलीवर है तो यूनिलीवर की हेड ऑफिस यूरोप में है और इनके ब्रांचेस तकरीबन कोई 150 या 160 कंट्रीज में है। तो सबके सब जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही जो है बुक रिपोर्ट में वो दे दें, तो इसको उनको कहा जाता है कंसोलिडेटेड। मतलब सारे के सारे, जैसे यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस, अब मेन कैंपस उसके अलावा इसके कई कैंपसेस हैं, 6 7 8 कैंपसेस हैं, तो उनका रेवेन्यू जो है वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करें, तो उनको कहा जाता है कंसोलिडेटेड। मतलब ओवरऑल प्रेजेंटेड एज इफ द टू कंपनीज आर अ सिंगल बिजनेस यूनिट। ये जब भी दिया जाता है कंसोलिडेटेड तो इसका मकसद होता है कि मतलब एक ही कंपनी है और दूसरे उनके ब्रांचेस हैं, और एक ही कंपनी का जो है वो यूनिट कंसीडर किया जाता है, और यूनिट का उस बिजनेस यूनिट का जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन उसमें उस चीज में मतलब उस बैलेंस शीट में दिया जाता है। टूल्स ऑफ एनालिसिस कौन से हैं, एक डॉलर्स इन परसेंटेज चेंजेस है, ट्रेंड परसेंटेज है, कंपोनेंट परसेंटेज और रेशियोज हैं, ठीक है। डॉलर चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड अमाउंट, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट। ये तो चीजें क्लियर हैं। डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, evaluating percentage changes in sales and earnings. Sales and earnings should increase at more than that the rate of inflation, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स एंड अर्निंग्स जो हैं वो जो हैं वो इंक्रीज होना चाहिए मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन मेजरिंग क्वार्टरली चेंजेस कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर, परसेंटेजेस में बी मिसलीडिंग व्हेन द बेस अमाउंट इज स्मॉल, ठीक है। डॉलर एंड परसेंटेज,
अब ये सारी चीजें वही हैं। अब इसमें आप जो है वो डॉलर चेंज या परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डॉलर चेंज जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 2002 में 23,500 थे और 2003 में कम हो गए हैं, तो डॉलर चेंज जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 12,000 में से माइनस करेंगे 23,500, तो ये डॉलर चेंज आपको मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो करंट अमाउंट है, करंट अमाउंट मतलब आपका जो करंट अमाउंट कितना बन रहा है, करंट अमाउंट आपका जो बन रहा है वो 11,500 है, ठीक है, ये चेंज है। इसको डिवाइड करेंगे बेस पीरियड से, बेस पीरियड के अमाउंट से, तो हमें 48.94 नेगेटिव में है, ठीक है, तो नेगेटिव में हम लिखेंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ट्रेंड कहते हैं मतलब एक अप्स एंड डाउन्स को, जो आप ग्राफ देखते हैं ना, जैसे अभी जो डिजीज चल रही है हमारे पास कोविड-19, उसके हिसाब से हर कंट्री में, हर कंट्री का ग्राफ होता है कि भाई कल जो है वो इतने केसेस थे, आज इतने केसेस हो गए हैं, तो एक ग्राफ कहीं ऊपर जा रहा है, किसी कंट्री में ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस यूज्ड टू रिवील पैटर्न्स इन डेटा कवरिंग सक्सेसिव पीरियड्स, ठीक है। तो ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस पीरियड अमाउंट डिवाइड बाय बेस पीरियड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ये है कि आइटम्स रेवेन्यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 99 जो है इन्होंने बेस पीरियड कंसीडर किया हुआ है, सो इट्स अमाउंट विथ विल इक्वल 100%, ठीक है। तो यहाँ देखें कि 99 को 100% कंसीडर किया हुआ है, बाकी जो 2000 2001 2 3 में इन सब में जो है वो इन्होंने नॉर्मली परसेंटेज इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो मकसद मकसद के 2000 में 2099 में 100% रेवेन्यू थे, तो 2000 में 105% हो गए हैं, 2001 में 116 हो गए हैं और 2003 में 145% रेवेन्यूज हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। Component percentage. Component percentage examines the relative size of each item in the financial statement by computing component or common size percentages. Analysis amount divided by base amount multiply 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट परसेंटेज। जैसे ये है कि यहाँ जो है 2002 में कैश एंड इक्विवेलेंट्स 23,500 थे, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 12,000 टोटल। अब टोटल करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने बन रहे हैं, वो हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं, 12,000 को डिवाइड करेंगे 3,15,000 से, मतलब टोटल करंट एसेट से, तो ये 3.8% बनेगा। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट जो है वो परसेंटेज, ठीक है। तो ये रेशियोज वही हमने पढ़े हैं। तो बेटा अब देखें कि रेशियोज जो हैं वो यूज होते हैं डिफरेंट मतलब पर्पस के लिए, मगर जो मेजर पर्पस है वो ये है कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हम रेशियोज यूज करते हैं, और इन रेशियोज को कैलकुलेट करना इजी होता है। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट रेशियोज, और इट्स वेरी डिफिकल्ट, मींस इट्स वेरी ट्रिकी टू इंटरप्रेट द रेशियोज। ओके, तो यहाँ देखें कि ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स में हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो जो है वो भी कैलकुलेटेड है यहाँ, ठीक है। तो एसिड टेस्ट रेशो को हम दूसरे वर्ड्स में क्विक रेशो भी कहते हैं, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशो, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, ठीक है, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो में कौन सी चीजें आ जाती हैं, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमने जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीजें जो है वो ली हैं, ठीक है।
ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, उसमें कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ से ली। तो इसीलिए हमने 1 लाख जो है वो कैश से लिया हुआ है और 20,000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से और 2,30,000 जो है वो रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 3,44,000। तो आंसर आ रहा है 1.02। 2009 में और 2008 में आ रहा था 1.34। इसका मकसद है कि द कंपनी वाज बेटर इन लिक्विडिटी पोजीशन इन 2008 एज कंपेयर टू 2009। 2008 में ज़्यादा जो है वो उसका पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन सही था। अभी 1.02 है तो मतलब कम है, ठीक है। तो रिसीवेबल्स टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिसीवेबल्स टर्नओवर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारे कितने हैं? नेट क्रेडिट सेल्स जो है हमारे 2 मिलियन है, 2,97,000। और एवरेज नेट रिसीवेबल्स जो है वो ये हैं, ये वाला और ये, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस 2,30,000। अब ये एवरेज हैं तो इसका मकसद यही है कि ये बिगिनिंग है और ये एंडिंग है और इनको डिवाइड किया गया 2 से, ठीक है। तो जो आंसर मिला है वो है 10.2 टाइम्स। ये जो 10.2 टाइम्स है इसको हम मेजर कैसे करेंगे? इंडस्ट्री एवरेज से। इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 46.4 टाइम्स है। मतलब इस इंडस्ट्री में, क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर वाली इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं उनका एवरेज जो है वो 46.4 टाइम्स है। तो इसका मकसद ये है कि मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एवरेज द कंपनी कलेक्ट्स रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। मतलब साल में, एक साल में ये जो क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर है वो उसने 2009 में 10 मरतबा रिसीवेबल्स कलेक्ट किए थे साल में, एक साल में 10 मरतबा। मकसद के समझें कि तकरीबन कोई जो है वो अगर हम 12, ये अगर यहाँ 12 टाइम 12 टाइम्स होता तो इसका मकसद होता कि हर 30 दिन के बाद रिसीवेबल्स कलेक्ट होते थे। मगर अभी लिखा हुआ है 10.2 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 30 से लेके 35 डेज तक जो है वो रिसीवेबल्स कलेक्ट होते हैं। इसका मकसद ये है कि 10.2 टाइम्स मकसद के हर कोई तकरीबन 33 या 34 डेज में रिसीवेबल्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 10.2 टाइम्स, इसका मकसद होता है कि मतलब इंडस्ट्री में जो है वो 46.4 टाइम्स है। मतलब साल में 46 मरतबा रिसीवेबल्स जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके दो माना हो सकते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन दो हो सकती है। इंडस्ट्री एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो मकसद ये कि इनकी जो पॉलिसी है वो टाइट पॉलिसी है, टाइट पॉलिसी ऑफ रिसीवेबल्स। मतलब ये इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं उनका एवरेज बता रहा है कि ये इंडस्ट्री अपने कस्टमर से, ठीक है, अपने कस्टमर से रिसीवेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये टाइट पॉलिसी कहलाती है। अगर आप साल में 10 मरतबा या 11 मरतबा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं तो हम इस पॉलिसी को कहेंगे कि कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी मकसद के रिसीवेबल्स हम जो है वो लीनियंसी दे रहे हैं, रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में हम लीनियंसी दे रहे हैं कस्टमर को। देखें, अगर लीनियंसी देंगे तो इसका मकसद ये होगा कि आपके पास जो है वो रिसीवेबल्स कम आएंगे साल में, और दूसरी बात के दूसरा एडवांटेज ये है कि कस्टमर ज़्यादा होंगे आपके पास, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि मुझे जो है वो उधार पे चीज़ मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस वगैरह मूव ऑन कर सकूं। तो अगर आप उधार पे देंगे तो कस्टमर तो ज़्यादा होंगे मगर रिसीवेबल्स जो होंगे वो आपके मतलब कम होंगे। और 46 टाइम्स अगर एक साल में कलेक्ट हो रहे हैं
तो इसका मकसद होता है कि आपकी टाइट पॉलिसी है रिसीवेबल्स के लिए, और इसमें आप कस्टमर्स लूज कर सकते हैं, यू कैन लूज कस्टमर्स, बिकॉज वो कहेंगे कि भाई ये हर 2-3 दिन के बाद या हर 5 दिन के बाद जो है वो ये रिसीवेबल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन सप्लायर से कांटेक्ट ही नहीं किया जाए या इन सप्लायर से सामान नहीं लिया जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है कि बेटा, जैसे देखें ये है कि ये क्वालिटी जो है ये क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है, और ये इंडस्ट्री एवरेज है इसका, और ये जो है ये दूसरी कंपनी है जो उसी इंडस्ट्री में है, जेसी पेनी कंपनी। इसकी आप रिसीवेबल पॉलिसी देख लें 37 टाइम्स, मतलब साल में 37 मरतबा ये रिसीवेबल्स कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से। ठीक है, तो साल में मतलब दिन होते हैं 360 या 365 डेज, आप उनको डिवाइड करेंगे 37 टाइम्स से तो पता चल जाएगा कि हर कोई 10 या मतलब 12 दिन में जो है वो ये 15 दिन में जो है वो ये कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से। एक तो बात ये है कि ये अपने रिसीवेबल्स टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, मगर ये दूसरी बात जो मतलब कस्टमर्स के लिए बुरी हो सकती है वो ये है कि वो जो है वो अपने ये जो जैसी कंपनी है ये कंपनी अपने कस्टमर्स को लूज कर सकती है अगर वो टाइट पॉलिसी रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। 2008 में 9.7 टाइम्स था, मतलब ये कम था। 2009 में ये बढ़ गया है, मतलब ज्यादा अभी जो है वो पॉलिसी में स्ट्रिक्टनेस आई है। अब ये जो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज है, ये था रिसीवेबल टर्नओवर, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। अब हम साल में 10 मरतबा अपने कस्टमर से रिसीवेबल्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हर 35 दिन में, हर 35 या 36 दिन के बाद जो है हम अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। तो ये पॉलिसी ठीक है, 35 दिन जो है वो ठीक है, मगर ये है कि आपको नॉर्मली 30 डेज के विदिन अगर मिल जाए रिसीवेबल्स तो ये अच्छा रहेगा, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा 30 डेज, क्योंकि हर मंथ पे एंड पे जो है वो सप्लायर्स जो है वो मतलब आपसे रिकवरी कर रहे होते हैं, और आप सप्लायर्स को तब देंगे जब आप कस्टमर से रिसीव करेंगे, तो कस्टमर्स जब आपको देंगे तो आप फिर सप्लायर को देंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होना चाहिए वो 30 डेज से कम होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 365 डेज को 10.2 टाइम से डिवाइड करेंगे, तो एवरी 36 डेज जो है वो हमारा ये बन जाएगा रिसीवेबल्स टर्नओवर इन डेज या एवरेज कलेक्शन पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लिखा हुआ है 1 मिलियन। ठीक है, और हमारे पास जो इन्वेंट्री है बिगिनिंग और एंडिंग वो 5 लाख और 6,20,000 है, 2.3 टाइम्स इसका आंसर आया है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एवरेज द इन्वेंट्री सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कितनी मर्तबा साल में इन्वेंट्री सेल होती है। ये 2.3 टाइम्स लिखा हुआ है कि मकसद के तकरीबन जो है वो दो मर्तबा इन्वेंट्री सेल होती है, मतलब 6 महीने के बाद। ठीक है, तो 6 महीने के बाद जो है वो इन्वेंट्री ये सेल करते हैं। ठीक है, मतलब सीजनल सेल करते हैं। तो क्वालिटी डिपार्टमेंटल स्टोर का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो यही है। अब इनको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री एवरेज से, मतलब इस कंपनी के जो इंडस्ट्रीज हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर कहते हैं जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जैसे जो है वो ठट्टा में अगर हम बात करें तो दुबई स्टोर है। ठीक है, हैदराबाद में मैक्स बचत है, दाऊद सुपर मॉल है, और कराची में तो कई डिफरेंट आशियन मॉल है। ठीक है, तो ये हाइपर स्टार है, तो ये डिफरेंट, इनको क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर कहा जाता है। तो अभी देखिए कि ये जो एवरेज है वो 4.3 टाइम्स है, मतलब साल में 4 मरतबा या 4.5 मरतबा जो है वो ये सेल करते हैं, इन्वेंट्री सेल करते हैं। जैसी कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 3.1 टाइम्स है, मतलब ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है। ठीक है,
तो मतलब जैसी कंपनी जो है वो साल में ज्यादा मर्तबा इन्वेंट्री अपनी सेल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, डेज में कितना बन रहा है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज वेरी कंसिडरेबली अमंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ लिखा हुआ है एवरी 159 डेज, तकरीबन मतलब 160 दिन, साल में दो मर्तबा, साल में दो मर्तबा ये इन्वेंट्री जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं ये हम कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। कमिंग लेक्चर में ये जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करेंगे। बेटा इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा। सर जो करंट ईयर और बेस ईयर जो आप समझा रहे थे किसी टॉपिक में, जी जी तो इसका कॉन्सेप्ट किस तरह हम लेंगे? कौन सा जो ईयर होगा वो हम करंट लेंगे, कौन जी सा बेस जी ईयर बेटा होगा? जी। अब इस देखें, इसका अब एक चीज है, हाँ जैसे ये है एक ये कंपनी है क्वालिटी डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट है 2009 और 2008 की। अब आप यहाँ देखना चाहते हैं कि भाई 2008 के हिसाब से 2009 में हमारे जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं या नहीं बढ़े। अगर यहाँ देखें 2008 में टोटल करंट एसेट्स 9,45,000 है और 2009 में जो है वो 1,20,000 है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसमें टोटल करंट एसेट्स बढ़ गए हैं। अब आपकी मर्जी है कि बेस ईयर जो है आपने, क्योंकि बेस ईयर कहते हैं तकरीबन कोई प्रीवियस ईयर को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5-6 साल मिले हुए हैं, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ये कर रहे हैं कि भाई सपोज करें जो कोई भी कंपनी है, जैसे दीवान सीमेंट है, ठट्टा सीमेंट है, तो ठट्टा सीमेंट की अगर आप 5 सालों की डेटा उठा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, आप सपोज करें 2015 से लेके 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। 5 साल, 15 को इंक्लूड कर रहे हैं आप, 15 से लेके 19 तक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाई 2015 के हिसाब से आज 2000 मतलब 2019 में, ठीक है, 2019 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, मतलब पिछले, हम कहते हैं ना नॉर्मली न्यूज में देखते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में इतनी गुर्बत जो है वो बढ़ गई है, इतनी गुर्बत जो है वो कम हो गई है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है 5 सालों में। ये जो पिछले 5 सालों की बात होती है ना, तो ये नॉर्मली 5 सालों मतलब 5 साल पहले क्या था, रेशो क्या था और आज क्या चल रहा है। तो बेस ईयर हम उसको कंसीडर करते हैं जो 5 साल पहले था। जैसे अगर हम 2015 से लेकर 2019 तक बात करें तो बेस ईयर हमारा 2015 होगा, ठीक है। अगर हम 2020 की ठीक है। 20 की डेटा मतलब ले रहे हैं, ठीक है, 2020 की डेटा ले रहे हैं और 2020 को 19 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 19 जो होगा वो हमारा बेस ईयर होगा, ठीक है बेटा।